हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो कि जैव अपघटित पदार्थ है। तो जैव अपघटित पदार्थ क्या होते हैं? जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा कागज़ हुआ, हमारी हरी सब्जियां हुई, तो ऐसे जो अपशिष्ट होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं जैविक अपघट होते हैं, जो तुरंत ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, शीशा, ये जैव अपघटित के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पदार्थ कभी गलते नहीं है और आसानी से नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। ये डचीग्राम नहीं है, ये डचीग्राम है। क्या? डचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ पर जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर गाइस कब लागू हुआ था? तो ये 1973 में लागू हुआ था। कब? 1973 में। इसमें ये प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य था कि शेरों की संख्या, उस शेरों का संरक्षण करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। यानी कि जो शेर हैं वो हमारे क्या कहते हैं बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम मात्रा में बचे हैं, तो इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। और ये शेरों को कहाँ संरक्षित करके रखा गया? तो जिम कॉर्बेट में। कहाँ पर? नेशनल अभयारण्य है, क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। यानी कि जो समुद्र में जो पानी होता है वो कितने प्रतिशत केवल पीने योग्य है? तो वो केवल 0.65% ही पीने योग्य है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। क्या? बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं केवल 0.65% ही पीने योग्य पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि VOD5 क्या है। तो VOD5 क्या है? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स है, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ है, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट है। तो VOD का अर्थ क्या है गाइस? तो VOD का अर्थ है कि ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है। क्या? 5 डेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो गामा रेडिएशन होता है, या यूवी रेडिएशन, या एक्स किरणें, या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा है जो हरित गृह के प्रभाव से होता है गाइस? तो वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि क्या कहते हैं हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन होता है। कौन सा? इंफ्रारेड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन धूम्रपान पाया जाता है। तो जो लंदन धूम्रपान है गाइस, जो फॉग है वो कब पाया जाता है? तो ग्रीष्म काल में सुबह के समय, या ग्रीष्म काल में दिन में, या फिर शीतकाल में दिन के समय, या फिर शीतकाल में सुबह के समय। तो इनमें से कौन सा है जो लंदन धूम्रपान पाया जाता है, धूम्र पाया जाता है गाइस? तो वो शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। कब? सुबह के समय क्या कहते हैं धूम्र, यानी कि जो कोहरा होता है ना वो पाया जाता है, लंदन धूम्र पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसके कब? चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हवा एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है गाइस? जो हवा का तीव्र भंवर होता है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है और जो आर्कटिका के है ऊपर छाया रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्रुवीय भवंडर कहते हैं, या ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, या फिर आवा दोनों ही कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं गाइस? इसे कहते हैं ध्रुवीय भवंडर। क्या कहते हैं? ध्रुवीय भवंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी। जो भोपाल में गाइस गैस त्रासदी हुई थी तो वो किसके कारण हुई थी? फास्जीन के कारण हुई थी, या मैथिन के कारण, या मैथिल आइसोसाइनाइड के कारण, या फिर मैथिल एमाइन के कारण। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मैथिल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। जो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है वो कैसे होता है? पेपर से होता है या एस्बेस्टम से होता है या फिर टेक्सटाइल से होता है या सिलिका से होता है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? तो वो होता है टेक्सटाइल से। किससे? टेक्सटाइल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है? यानी कि इनमें से वह कौन सी गैस है जिसकी संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किससे होती है? NO से या CO से या O2 से? तो किससे होती है गाइस? तो वो होती है CO से। किससे? CO से क्या कहते हैं? संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी गाइस? तो वो 26 अगस्त 1945 को या 16 अगस्त 1945 को या 6 अगस्त 1945 को या फिर 8 अगस्त 1945 को। तो कब हुई थी गाइस? तो वो हुई थी 6 अगस्त 1945 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? क्या विकसित किया जाए? ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। तो कब की थी? 1994 में या 1902 में या फिर 1904 में या फिर 1984 में। तो कब की थी इसकी घोषणा गाइस? तो वो की थी 1994 में। कब? 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। क्योंकि जो ताजमहल जो हमारा है उसका जो पत्थर है वो पीला होता जा रहा है। क्या कहते हैं पीला हो रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि ताजमहल के आसपास क्या है? हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी कि अधिक से अधिक उधर पेड़ लगाए जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। यानी कि जो शांत घाटी है वो जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है तो वो कहाँ पर स्थित है गाइस? तो वो तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बंगाल में है या केरल में है। तो वो शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट है कि कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? जो कड़की प्रदूषण है उसको समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं गाइस? तो साइक्लोन कलेक्टर का यूज करते हैं या ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर का यूज करते हैं या फैब्रिक फिल्टर का यूज करते हैं या फिर सभी का। तो कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम ये सभी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोक नियम 2001 निर्देशित करता है। जो 2001 में जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो नियम बनाए गए थे वो इनमें से कौन से हैं? तो लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है या फिर पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है या किसी सभा में तीव्र गति ध्वनि से स्पीकर का प्रयोग करने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो नियम 2001 में क्या दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। जो हमारा पटाखों के कारण जो ध्वनि प्रदूषण होता है और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करने से भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। तो इसका आंसर क्या है? चौथा। नेक्स्ट है कि पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो कौन सी पुस्तक तैयार की है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाता है गाइस? तो वो है रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था या किसने किया था? उसके प्रणेता कौन थे? तो भजनलाल थे या BR अम्बेडकर थे या गुरु जम्बेश्वर थे या फिर जोधपुर के राजा थे? तो बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किसने किया था? तो वो किया था गुरु जम्बेश्वर ने। किसने? गुरु जम्बेश्वर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो किस गैस के कारण होता है ऐसा कि जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां का गिर जाती हैं और कहीं पत्तियां जो आकार में छोटी हो जाती हैं? तो किसके कारण? CO के कारण या फिर SO2 के कारण या फिर NO2 के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है CO। ठीक है गाइस। क्या है इसका आंसर? CO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो जो पानी में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण क्या बनता है? आंखों से पानी गिरना या कैंसर या DNA विखंडन या उपरोक्त सभी। तो जो पानी में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, अंश पाए जाते हैं, उनका क्या कारण होता है? तो उनसे क्या अंश कारण
तैयार बन जाता है, जिससे हमें क्या नुकसान होता है गाइस, तो उससे हमारे आँखों से पानी गिरने लगता है। क्या होता है? आँखों से पानी गिरने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 29.47 या फिर 33.47 या फिर 22.47 या फिर 19.47। तो भारत में गाइस 19.47% भारत में भूमि पर वन पाए जाते हैं। तो भारत की भूमि पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 19.47%। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस जो था वो ग्रीन हाउस प्रभाव था, तो वो सबसे पहले किसने पहचाना था गाइस? तो जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने पहचाना था, या जीन बैप्टिस्ट ग्रीनवुड ने, या फिर जीन बैप्टिस्ट ग्रीन हाउस। तो इनमें से किसने पहचाना था गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? जीन बैप्टिस्ट फेरियर ने इसे सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, तो इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ये सभी। तो गाइस हमारे वैश्विक तापन के लिए ये सभी गैस जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो इनमें से कौन सा है जो अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो पहला है कि H2SO4 उपस्थित होता है, या फिर CnO3 उपस्थित होता है, या फिर CH3COOH होता है, या फिर A और B दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी अम्ल वर्षा में H2SO4 भी होता है और HNO3 भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो इनमें से कौन सी परत है उसके अगर नीचे आ जाए तो ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाएगी? तो वो है कि 400 DU या फिर 800 DU या फिर 200 DU। तो 200 DU से नीचे स्तर पर आ जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 DU। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असहकारी संघ एनजीओ समर्पित है? तो कौन सा एनजीओ समर्पित है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, या फिर WWF फॉर नेचर है भारतीय, या फिर भारतीय वन्य जीवन क्रिया योजना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा एनजीओ समर्पित है गाइस? तो वो समर्पित है WWF फॉर नेचर भारत। ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 15 है, या अनुच्छेद 10 है, या अनुच्छेद 20 है, या फिर अनुच्छेद 25 है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 15 क्या होगा? इसका आंसर अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 10% नियम दिया था। तो 10% का नियम किसने दिया था? गोल्डमान ने दिया था, या लिंडमान ने, या बेकमान ने? तो वो दिया था लिंडमान ने। कितना? 10% का नियम इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा है वो एक के बाद जब दूसरे में जाती है तो 10% के हिसाब से ही जाती है। यानी कि सूर्य से हमें 1000 ऊर्जा प्राप्त होती है, और पौधों में वो पौधों से जब हम पौधों को कितनी 1000 प्राप्त हुई, और पौधों से जब हम ग्रेड करते हैं तो हमें 100 ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसका 10% उसमें से हट जाएगा। तो फिर हमसे जब द्वितीय उपभोक्ता में जाती है तो वो क्या कहते हैं 10 बचती है, और 10 के बाद जब वो अपघटक के पास जाती है तो 0 ऊर्जा ही उसमें प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से जो 10% का जो नियम था वो लिंडमान ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या होगा इसका आंसर? दूसरा। ठीक है गाइस। दूसरा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। तो वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था गाइस? तो इसका आंसर होगा 1969। क्या होगा इसका आंसर? 1969। तो इसका हो गया पहला आंसर। गाइस अगर मेरी ये 30 की जो श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।